ओके। हेलो फ्रेंड्स, हमारा डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उस पर हम जो है कंटिन्यू आपका जो है आज नए सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारा जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमारा टारगेट है कि हम दोनों पेपर में 125 या 125 का जो हमारा टारगेट है उससे ज़्यादा आपके मार्क्स अचीव करें। ये तभी पॉसिबल है जब हम डेली आंसर राइटिंग करें, तभी हमारा ये चीज़ पॉसिबल है। और इसी को हम कंटिन्यू आपके साथ बनाए हुए हैं और इसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अभी हम जीएस पेपर 5 का क्वेश्चन लेके आपके सामने हैं और उस जीएस पेपर 5 के क्वेश्चन पे जो है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा कि जो नवपाषाण स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, वे नवपाषाण स्थल किस प्रकार से हमारे पूरे मानव प्रगति के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुछ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। उन नवपाषाण कालीन स्थलों से कैसे हमें पता चलता है, उन मानव बस्तियों से कैसे हमें पता चलता है कि हमारा जो है किस तरीके से एक ऐतिहासिक विकास हुआ है, उस चीज़ के बारे में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इससे पहले ऑलरेडी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो यूपीएससी एग्जाम है उसमें ऑलरेडी आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके स्थल थे उसके बारे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम नवपाषाण काल पे के स्थलों पर भी डिस्कस करेंगे, कुछ और स्थलों पर आर्कियोलॉजिकल साइट पे स्थल करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लिए। वो लगातार उत्तर प्रदेश के नवपाषाण काल के स्थल कौन से हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल कौन से हैं, पूरा पाषाण काल के स्थल कौन से हैं, महाजनपद आपकी कौन सी है, और इसी तरीके से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के कौन से स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश लगातार पूछ रहा है। जनरली एक क्वेश्चन हर ईयर आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। इसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, तो इस पे हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि हम उसे हैंडल कर पाएं। अब नवपाषाण कालीन में आपका आता है, तो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो हम जो है नवपाषाण कालान देख रहे हैं और नवपाषाण काल को ही लेके हम जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाली चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो हम कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम नवपाषाण कालीन वाली सिस्टम को देखें तो ये कृषि की शुरुआत, स्थायी बस्तियां, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक विकास के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल साइट्स। यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं कि देखो उत्तर प्रदेश की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना नवपाषाण काल की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कृषि का प्रारंभ होना, उसके बाद आपका जो है स्थायी बस्तियों का प्रारंभ होना, तकनीकी नवाचार होना और उसी तरीके से सांस्कृतिक विकास होना, इन सारी चीज़ों के प्रारंभिक साक्ष्य आपको उत्तर प्रदेश के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उससे देखने को मिलता है। तो उस तरीके से आपका यहाँ एक इंट्रोडक्शन, आप 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, इसका हम एक तरह से महत्व बता दिया है हमने कि जो नवपाषाण काल है उसके अपने ये इस तरीके से लिंक होता है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ नवपाषाण स्थल के बारे में हम बात कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से नवपाषाण स्थल हैं। अब इसमें इसने हमसे ये नहीं पूछा कि कौन से नवपाषाण स्थल है, लेकिन क्वेश्चन के फ्लो की डिमांड ये है। फ्लो में हम क्या कह रहे हैं, पहले ये बता रहे हैं कि भाई जो नियोलिथिक साइट्स या नवपाषाण कालीन स्थिति है क्या, ये क्या महत्व रखती है। फिर हम इससे अगला आगे का स्टेज बताएंगे कि भाई ठीक है उत्तर प्रदेश में कौन से नवपाषाण कालीन स्थल हैं, फिर उन नवपाषाण कालीन स्थलों के का महत्व क्या है, कैसे वो हमारे जो है ऐतिहासिक प्रगति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर हम इसमें ये बता देंगे। तो एक फ्लो मेंटेन हो रहा है। इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से नवपाषाण स्थल हैं, ताकि उन स्थलों के बारे में हम ये बता सकें वो कैसे आपका एक तरीके से मानव विकास में को प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जब हम साइट्स की बात करेंगे जो आपके नवपाषाण कालीन में आपको मिलते हैं, तो उन साइटों को चाहो तो आप जो है एक इसमें हम मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश का आप मैप बनाइए और आप मैप बना के दिखाइए कि भाई देखो ये उत्तर प्रदेश है। इस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश का मैप बनाते हैं तो हम ये कहेंगे कि बहुत सारे आपके नवपाषाण स्थल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट नवपाषाण स्थल है आपका बैलन घाटी, बैलन वैली आपका जो है इम्पोर्टेंट आपका हो गया, इस तरह का स्थल हो गया। इसी तरीके से आपका जो है संत कबीर नगर में आपका लाहुरा देव आपका जो है इम्पोर्टेंट स्थल है। अगर आप यहाँ डाल लें प्रयागराज, उसमें आपका कोल्डी हवा आपका एक इम्पोर्टेंट स्थल है। तो इस तरीके से आप जो है 5-6 जो आपके स्थल हैं नवपाषाण कालीन के वो आप दिखा सकते हैं
एक मैप के थ्रू, और चाहे तो इसे ना लिखें, इस पूरे चीज को लिखने की बजाय आप चाहे तो एक मैप बनाएं और उस मैप में ही ये सारी चीजें लिख दें शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लें हमने कहा कि भाई हमारा जो है महागारा या कोल्डी हवा स्थित है, तो कोल्डी हवा आपका स्थल कहाँ मिलता है, ठीक है, तो कोल्डी हवा ये स्थल है, और यहाँ से इसी के उसमें लिख दें कि भाई यहाँ से धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो इसी तरीके से आप चाहें तो एक मैप बनाएं, मैप पे इन स्थलों को दिखाएं और उन स्थल की क्या क्या महत्ता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये दिखा दें और मैप को बंद कर दें। ये पूरे आपके लिखने से बच जाएगा और आपका ये पूरा हो जाएगा। मैंने इसमें इसलिए लिख दिया है ताकि आप एक बार पढ़ भी सकें और अपने स्तर पर फिर उसे बना भी सकें। तो ये आपके कुछ स्थल है। जैसे बोलन, अब अगर आप बैलन घाटी में देखें तो सोनभद्र वाले एरिया में जो यहाँ बैलन घाटी है आपकी, इस बैलन घाटी में आपका चौपन एंड मंदो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे प्रारंभिक बस्तियाँ और औजार के वो मिल रहे हैं। फिर पशुपालन और अनाज के वो मिलते हैं आपका महागारा मिर्जापुरा में, बैलन वैली में ही ये भी एग्जिस्ट करता है। कोल्डी हवा प्रयागराज में धान के सबसे पुराने आपके साक्ष्य मिलते हैं। लहुरा देव कवि नगर में देखें तो ये वाला, यहाँ भी धान के आपके वो मिलते हैं और पोटरी के वो मिलते हैं आपके। लहुरा देव में धान के भी साक्ष्य मिलते हैं, पोटरी के भी आपके साक्ष्य मिलते हैं। एक झूसी और हैतापट्टी है जो प्रयागराज में, यहाँ आपका स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो मुख्यतः आपका इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आपके नवपाषाण कालीन स्थान है, या आपका जो ये लहुरा देव है जो आपका ये तराई रीजन में। तो उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में और बैलन वाली दो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन आपके साइटें मिल सकती हैं। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन था इसे हम फिर थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में चाहे तो उसमें इंट्रोडक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर न्यूलिथिक साइट देखें तो मुख्यतः उसके तराई वाले क्षेत्र और आपका जो है एक तरीके से बैलन वाली जो वाला क्षेत्र है, ये दो ऐसे मुख्यतः क्षेत्र हैं जो नवपाषाण कालीन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्र प्राचीन बस्तियां या आपका सामाजिक नवाचार, सामाजिक संगठन जैसी चीज़ों को दिखाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। और आपको याद भी रखना है कि जो भी आपके नवपाषाण स्थल हैं वो ज़्यादातर आपके जो हैं उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन है, ये तराई वाला रीजन उत्तर प्रदेश का इसमें, और या आपका बैलन वैली वाले दो एरिया में आपका जो है नवपाषाण कालीन मिलते हैं। ठीक है, ये आपका चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। और ये 4-5 आपके स्थल हैं जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि मानव प्रगति के लिए ये जो आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल गई आपको, ये मानव प्रगति में कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही, क्योंकि अगर आप न्योलिथिक्स का अगर आपका नवपाषाण कालीन देखें तो उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं, और वो चीज़ें चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, सभी जगह वही चीज़ होगी। बस उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये बताएंगे हम कि उत्तर प्रदेश उसमें कैसे आ रहा है। तो हम इसमें कृषि का विकास बताएंगे, स्थायी बस्तियों का विकास बताएंगे, नई पोटरियों का विकास बताएंगे, कौन से मर्दभान चले हैं। इसी में हम ये बताएंगे कि भाई पशुपालन कहाँ हुआ है, ये 4-5 स्थितियों और नवाचार सामाजिक स्तर पे कौन से हुए हैं, डेफिनेटली औजारों के स्तर पे। तो ये 4-5 ऐसे स्थिति हैं जो नवपाषाण कालीन में हो या मध्यपाषाण कालीन में हो या पुरापाषाण कालीन में हो, तीनों तरह के कालीन वाले एरिया में, या आपका महाजनपद और आगे वाले एरिया में, उसमें आपका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और जोड़ दें उसमें, तो उसमें भी अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। मुख्यतः ये जो आपकी साइट हैं, सारे आपकी जो है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, उनमें सारी चीज़ें आप जो है ले सकते हैं कि भाई ये विकास इस तरीके से होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग विकास आपका हुआ है। जैसे नवपाषाण कालीन में आप देखें तो आपका कृषि का विकास हुआ, वहीं पुरापाषाण कालीन में देखें तो बहुत ज़्यादा औजारों जो को होते थे, पत्थरों के औजारों पे आपका जो है विकास ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। या मानव बस्ती का शुरुआत या मानव बस्ती किस तरह रहती है उसका विकास हुआ है। तो उस कंटेक्स्ट में हमेशा मानव संस्कृति का विकास हुआ है, इतिहास का विकास हुआ है, अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के थ्रू पता चलता है जो अलग अलग समय में रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम कृषि की बात करते हैं। तो अभी हम बात करके ही आए थे पहले कि जो कोल्डी हवा और लहुरा देव वाला एरिया है, ये लगभग आपका 9000 ईसा पूर्व का आपका स्थान है। ये आप डेट याद रखिए, 9000 ईसा पूर्व का आपका स्थान है। और यहाँ आपका एक तरीके से कोल्डी हवा और आपका लहुरा देव दोनों एरिया में आपको धान के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अब 9000 बीसी के आसपास आपका काफ़ी पुराने आपके जो है धान के साक्ष्य इसमें मिल जाएंगे। तो एक तरीके से कृषि के विकास को दिखा रहा है। तो कोल्डी हवा और लहुरा देव कृषि के विकास को दिखाते हैं, धान की कृषि के रूप में, अनाज की कृषि के रूप में। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो इस तरह शिकारी और संग्राहक कृषक समाज है यहाँ।
तो अगर यहाँ देखें तो कृषि कैसी है, देखो एक तो संग्राहक तो है ही है, मतलब यहाँ कुछ खेती हो रही है अभी, लेकिन अभी संग्राहक हैं और शिकारी हैं, साथ साथ में शिकार भी कर रहे हैं। तो जो भी आपका तराई वाला रीजन है, तो ऊपर उत्तर तराई वाला रीजन है, नीचे बेलन वाले एरिया, दोनों आपके जो है अच्छे खासे वन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ जो व्यक्ति रह रहा होगा उस टाइम में, ऑब्वियसली बात है वो शिकार भी कर रहा होगा, संग्राहक भी होगा। तो कुछ खेती चालू हो गई है, शिकारी और संग्राहक के रूप में भी है, और खेती करके एक कृषक के रूप में भी एक समाज की स्थापना यहाँ हो रही है। और इस तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से समाज आपका जो पहले मात्र शिकारी हुआ करता था, संग्राहक हुआ करता था, वो कृषि के क्षेत्र में संक्रमित होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसने इस तरीके से विकास को बढ़ता हुआ हम यहाँ दिखा सकते हैं। इन दो क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारा कृषि का विकास हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्योंकि कृषि का विकास होगा तो वैसी बात है आपकी भाई स्थायी निवास भी होगा, खाद्य सुरक्षा भी होगी, और जनसंख्या की भी वृद्धि भी देखने को इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी। क्योंकि जब कृषि होगी और आप कृषक बनेंगे तो इस बात है जनसंख्या भी बढ़ेगी, और कृषि करने के लिए आपको एक स्थान पर रहना भी पड़ेगा, और आपको फूड की अवेलेबिलिटी, खाद्य की अवेलेबिलिटी आपको प्रॉपर होती रहेगी। तो इस तरीके का कृषि का विकास आपका स्पेशली लहुरा देव और आपका साथ में कोल्डी हवा वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका बस्तियों का स्वरूप। बस्तियों के बारे में बात की थी हमने पीछे, अभी भी बात की कि जो होसी और हेता पट्टी वाला जो एरिया है आपका प्रयागराज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका नवपाषाण काल में। इसमें क्योंकि हाँ आप ना स्थायी आवास मिलते हैं, मिट्टियों के घर और समुदाय आधारित जीवन के प्रमाण मिलते हैं। जब आदमी स्थायी आवास करेगा तो मिट्टियों के घर भी बनाएगा और एक स्थायी समाज की स्थापना करेगा। अनिस्थायी समाज से एक अस्थायी समाज से एक स्थायी समाज की तरफ आपका डेफिनेटली मानव का विकास होता हुआ यहाँ आपको दिख रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। और सामाजिक संगठन और श्रम विभाजन भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जब आपकी खेती आएगी तो जैसे ही आपकी खेती आएगी तो खेती के हिसाब से काम बंटने चालू होंगे, क्योंकि वुमेन यहाँ अब संग्राहक के रूप में काम करने लगेगी, इकट्ठा करने के रूप में, कलेक्ट करने के में। वहीं मैन जो है, जो लोग हैं आपका मेन जो है एक तरीके से जो मैन लोग हैं वो इसमें करेंगे, और जो फीमेल है वो एक तरीके से संग्राहक के रूप में विभाजित होने लगेंगी। तो ये विभाजन भी हमें यहाँ बस्तियों में साफ दिख रहा है कि बस्तियाँ डेवलप हो रही है, उसमें सामाजिक स्ट्रक्चर बन रही है, और कहीं ना कहीं हमारा जो है उस समाज में आपका एक विभाजन भी दिखता है। मेल फीमेल में भी दिखेगा ये विभाजन, और साथ साथ में यहाँ विभाजन एक समाज में भी दिखेगा कि कौन खेती को होल्ड करेगा, कौन किस तरीके से चलेगा। वो विभाजन भी कहीं ना कहीं आपके सामाजिक संगठन में देखने को मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला कृषि का विकास हुआ। दूसरा आपका एक तरीके से जो हमारी मानव बस्तियां थी उन बस्तियों का विकास हुआ, और उनका स्वरूप भी सामाजिक संगठन के अकॉर्डिंग होने लगा। तकनीकी नवाचार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तकनीकी नवाचार किस किस चीज़ में हो रहा है? तकनीकी नवाचार आपका एक तो मर्दभांड में हो रहा है और एक आपका हथियारों में हो रहा है, क्योंकि अब हमारे मर्दभांड उस तरीके के बनने लगेंगे जिस तरह के मर्दभांड हमें एक तरीके से नवपाषाण काल टाइम में चाहिए, और उसी तरह के हथियार बनेंगे जिस तरीके से नवपाषाण कालीन में चाहिए। तो पहले मर्दभांड की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि खाद्य पदार्थ बनेगा तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें मर्दभांड चाहिए। इस टाइम में अगर आप देखें तो इस टाइम में आपका देखें तो बहुत सारे आपका धूसर मर्दभांड आपके जो है बहुत फेमस आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि इस टाइम में पॉलिश किए हुए हथियार, पॉलिश वाली टेक्निक इसमें आ रही है, क्योंकि जो पॉलिश के लिए हथियार हैं, जब आप कृषक बनते हैं तो आप पॉलिश करके उन्हें अच्छे हथियार आप बनाते हैं, शिकार के लिए भी और खेती के लिए भी। आपके कुछ औजार भी बनाएंगे, हथियार भी बनाएंगे। तो एक तो पॉलिशिंग की टेक्निक आ गई है नवाचार में, तो अच्छे हथियार बनाने, अच्छे औजार बनाने हैं। साथ साथ में आपको क्या करना है कि मर्दभांड बना रहे हैं, तो धूसर मर्दभांड आपके मिट्टी से बनाने वाले धूसर मर्दभांड बड़े फेमस थे नवपाषाण कालीन में। ये सारे आप लिख सकते हैं, और धातु के प्रारंभिक प्रयोग की तकनीक की को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो धातु का भी प्रारंभिक प्रयोग आपका नवपाषाण कालीन टाइम में, क्योंकि नवपाषाण काल से आप सीधा आपका आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक तरीके से कैल्कोलिथिक वाली चीज़ आएगी जिसमें पत्थर प्लस धातु। तो धातु के प्रारंभिक यूज का साक्ष्य आपको नवपाषाण कालीन के लास्ट वाले टाइम में दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम जब नवाचार की बात करेंगे, तकनीकी नवाचार, तो उसमें हम 2-3 पॉइंट्स ले लेंगे कि भाई औजार किस तरह से चेंज हो रहे हैं, मर्दभांड कैसे चेंज हो रहे हैं, और हमारा धातु का जो एक प्रसंस्करण होना चाहिए, धातु का प्रयोग होना चाहिए, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो उस तरीके से आपका टेक्नोलॉजी में चेंज होगी, उसी के हिसाब से आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी जीवन शैली में भी आपका अंतर आएगा। फिर होता है सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास। तो क्या यहाँ हमें